हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आज की एक नई वीडियो में। दोस्तों काफ़ी ज़्यादा कमेंट आ रहे थे कि सर त्यागपथी खंड काव्य के ऊपर वीडियो बनाइए। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के बाद अगर आपको हर्षवर्धन का चरित्र चित्रण रटने की ज़रूरत पड़ी ना, तो लौट करके आना, वीडियो को डिसलाइक करके चैनल को अनसब्सक्राइब करके चले जाना। जी हाँ दोस्तों, गारंटी के साथ कह रहा हूँ, बस वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर आपको एक शब्द रटने की जरूरत पड़ी ना, तब मुझे बताना। चलिए देखते हैं दोस्तों कैसे इनका हम हर्षवर्धन जी का चरित्र चित्रण करेंगे। एक एक चीज अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूं, तो वीडियो में शुरू से अंत तक जुड़े रहें। तो चलिए देखते हैं। देखो दोस्तों, किसी का भी हम चरित्र चित्रण लिखें, किसी भी खंड काव्य के आधार पर लिखें, किसी का भी चरित्र चित्रण लिखें, किसी भी खंड काव्य के आधार पर लिखें, तो सर्वप्रथम देखो एग्जाम में दिया क्या जाएगा कि त्यागपथी खंड काव्य के आधार पर हर्षवर्धन का चरित्र चित्रण लिखो। तो हम देखो कैसे करेंगे। सर्वप्रथम हम क्या लिख देंगे कि त्यागपथी खंड काव्य के आधार पर, ध्यान दीजिएगा, त्यागपथी खंड काव्य के आधार पर हर्षवर्धन का चरित्र चित्रण इस प्रकार है। क्या लिखेंगे? त्यागपथी खंड काव्य के आधार पर हर्षवर्धन का चरित्र चित्रण इस प्रकार है। तो चलिए मैं आप सभी के सामने लिखता हूं, फिर उसके बाद हम देखेंगे कैसे क्या चरित्र चित्रण लिखना है। तो देखिए दोस्तों, मैंने लिख दिया त्यागपथी खंड काव्य के आधार पर हर्षवर्धन का चरित्र चित्रण इस प्रकार है, ठीक है ना। उसके बाद क्या करना है, देखिए हर्षवर्धन की कुछ विशेषताएं चुनेंगे। हर्षवर्धन की कुछ विशेषताओं में हम क्या क्या लिखेंगे, देखिए मैं बता रहा हूं आपको। उनकी सबसे पहली विशेषता है दोस्तों कि वो एक बहुत ही महान और श्रेष्ठ शासक थे। क्या थे? बहुत ही महान और श्रेष्ठ शासक थे, और उनका शासनकाल आज भी लोगों के द्वारा याद किया जाता है। तो कैसे लिखेंगे दोस्तों? सर्वप्रथम आपको क्या हेडिंग डाल देना है? श्रेष्ठ शासक। कैसे हेडिंग डालेंगे? देखिए यहां पर मैं यूज कर रहा हूं लाल स्केच का, लेकिन बोर्ड एग्जाम में आपको यूज नहीं करना है। तो यहां पर हम पहली हेडिंग क्या डाल देंगे दोस्तों? श्रेष्ठ शासक। तो देखिए दोस्तों, मैंने लिख दिया श्रेष्ठ शासक। अब जो हेडिंग हम डाले हैं ना, जो भी हेडिंग हम डाले हैं उसके अंतर्गत हम पहले कैसे लिखेंगे? देखो सर्वप्रथम तो यही लिख देंगे कि हर्षवर्धन या फिर महाराजा हर्षवर्धन एक श्रेष्ठ शासक हैं। चलिए लिखते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैंने लिख दिया कि महाराज हर्षवर्धन एक श्रेष्ठ शासक हैं। अब उसके बाद क्या करेंगे, देखिए हम कैसे कैसे उनकी मतलब विशेषताएं कुछ बना बना करके लिखेंगे। भले ही वो विशेषताएं उनके राज्य में ना रही हों, लेकिन एग्जामिनर के सामने हमें अपना चरित्र चित्रण अच्छा प्रस्तुत करना है। तो कैसे लिखेंगे कि उनके राज्य में प्रजा को हर प्रकार से, यानी सभी प्रकार से बहुत ज़्यादा सुख मिलता था, बहुत ज़्यादा सुख मिलता था। तो कैसे लिखेंगे? उनके राज्य में कोई भी प्रजा, उनके राज्य में कोई भी प्रजा दुखी नहीं रहती थी। तो चलिए लिखते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैंने लिख दिया उनके राज्य में प्रजा को किसी भी प्रकार की कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़ता था, ठीक है ना। हमेशा उनके राज्य में न्याय और सत्यता का जो है प्रमुख स्थान था ना। तो कैसे लिखेंगे? सत्य और न्याय प्रियता का उनके राज्य में प्रमुख स्थान था। तो चलिए लिखते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैंने लिख दिया कि सत्य और न्याय प्रियता का उनके राज्य में प्रमुख स्थान था। उसके बाद क्या लिख देंगे दोस्तों? हम लिख देंगे कि हर्षवर्धन जी ने, यानी महाराज हर्षवर्धन का संपूर्ण जीवन अपने प्रजा की सेवा में व्यतीत हुआ ना। तो कैसे लिखेंगे? चलिए देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैंने लिख दिया कि महाराज हर्षवर्धन ने अपना संपूर्ण जीवन प्रजा के हितार्थ समर्पित कर दिया, यानी हित के लिए समर्पित कर दिया। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम कई हेडिंग्स बना सकते हैं, कई हेडिंग्स बना सकते हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि भैया वो एक पराक्रमी योद्धा थे, ठीक है ना। कोई भी उनके राज्य में अगर जाता था युद्ध करने के हिसाब से, तो उससे वो श्रेष्ठ तरीके से, यानी बेहतर तरीके से युद्ध लड़ते थे, कोई भी उनको परास्त नहीं कर सकता था। यानी कि कई विशेषताएं बना करके लिख सकते हैं। तो दूसरी हेडिंग हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? पराक्रमी योद्धा। तो देखिए दोस्तों, मैंने हेडिंग डाल दिया पराक्रमी योद्धा। अब इस हेडिंग के अंतर्गत तो सबसे पहले ही लिख देंगे कि महाराज हर्षवर्धन एक पराक्रमी योद्धा थे। तो चलिए लिखता हूं। तो देखिए दोस्तों, मैंने लिख दिया महाराज हर्षवर्धन एक पराक्रमी योद्धा थे। उसके बाद क्या लिखेंगे? कोई भी राजा उन्हें परास्त नहीं कर सकता था। चलिए लिखते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैंने लिख दिया कोई भी राजा उन्हें परास्त नहीं कर सकता था। अब इसके बाद क्या लिखेंगे दोस्तों? कि कोई भी दुश्मन उनके आगे या उनके तेज के आगे ठहर नहीं सकता था, ठीक है ना। तो चलिए लिखते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैंने लिख दिया कोई भी दुश्मन उनके तेज के आगे ठहर नहीं सकता था, ठीक है ना। अब इसके बाद क्या लिखेंगे? आज भी उनके इस तेज को भारतीयों द्वारा याद किया जाता है। तो चलिए लिखते हैं।
तो देखिए दोस्तों मैंने लिख दिया कि आज भी उनके तेज को भारतीयों द्वारा याद किया जाता है। अब देखिए इस हेडिंग के अंतर्गत बस हम इतना ही लिखेंगे और देखिए कई हेडिंग्स बना सकते हैं। देख सकते हो हमने इतना लिख डाला है बना बना करके, ठीक है ना। बोर्ड एग्जाम में हमें 80 शब्द में आंसर देना है, ज़्यादा बड़ा आंसर नहीं लिखना है। अगली हेडिंग हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों कि वो अपने भाई बहन माता पिता के परम भक्त थे, ठीक है ना, यानी उनसे अत्यधिक स्नेह करते थे। तो कैसे लिखेंगे अगली हेडिंग लिखेंगे आदर्श पुत्र एवं भातृ प्रेमी, ठीक है ना। तो चलिए लिखते हैं। तो देखिए प्यारे दोस्तों मैंने लिख दिया आदर्श पुत्र एवं भातृ प्रेमी। देखिए मैं आपको बता दूं बोर्ड एग्जाम में आपको हेडिंग काले स्केच पेन से डालना है या फिर डार्क ब्लैक पेन का यूज कर लीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, लाल स्केच का यूज मत कीजिएगा, ठीक है ना। आदर्श पुत्र एवं भातृ प्रेमी के हेडिंग के अंतर्गत तो सबसे पहले ही लिख देंगे कि हर्षवर्धन अपने माता पिता अपने भाई बहन प्रत्येक से अत्यंत प्रेम करते थे। तो चलिए भैया लोगों लिखते हैं। तो देखिए दोस्तों मैंने लिख दिया कि हर्षवर्धन अपने माता पिता और भाई बहन से अत्यंत प्रेम करते थे, ठीक है ना। इस तरीके से मैंने लिख दिया। अब आगे हम लिख सकते हैं दोस्तों, अब आगे हम क्या लिख सकते हैं कि वो अपने माता पिता की हर आज्ञा का पालन करते थे, ठीक है ना। तो चलिए लिखते हैं। तो देखिए दोस्तों मैंने लिख दिया कि वह अपने माता पिता की प्रत्येक आज्ञा का पालन करते थे। आगे हम क्या क्या लिख सकते हैं कि वो हमेशा अपने भाई बहन एवं माता पिता का सम्मान करते थे। तो चलिए लिखते हैं। तो देखिए दोस्तों मैंने लिख दिया कि वो हमेशा अपने माता पिता भाई बहन का सम्मान करते थे, ठीक है ना। वो अपने देखिए कैसे लिखेंगे वो अपने भाई बहन के ना होते हुए भी, जैसे भाई बहन उनके कहीं पर चले जाते थे ना, तो घर का पूरा कार्यभार वो संभालते थे। तो चलिए लिखते हैं। तो देखिए दोस्तों मैंने लिख दिया कि भाई के घर पर ना होने पर भी वो घर की देखरेख करते थे। अब देखिए 3 हेडिंग्स हमने लिख दिया, हमें 5 हेडिंग लिखने हैं। तो चौथी हेडिंग हम क्या लिख सकते हैं, देखिए मैं आपको बता दूं चौथी हेडिंग हम अपने हिसाब से देश प्रेमी भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, देश प्रेमी। तो चलिए यहाँ पर लिखते हैं चौथी हेडिंग। तो देखिए दोस्तों मैंने लिख दिया देश प्रेमी। अब इस अंतर्गत हम क्या क्या लिख सकते हैं, हर्षवर्धन के अंदर देश प्रेम की भावना कूट कूट करके भरी है। तो चलिए लिखते हैं। तो देखिए दोस्तों मैंने लिख दिया कि महाराज हर्षवर्धन में देश प्रेम की भावना कूट कूट कर भरी है। अब देखिए आगे हम इसमें क्या क्या बना करके लिख सकते हैं। अब देखिए आगे हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों कि वो अपने देश की एकता और संस्कृति की रक्षा करने के लिए बड़े से बड़े युद्ध को लड़ने में कभी नहीं डरते थे। तो कैसे लिखेंगे देखिए। तो देखिए दोस्तों मैंने लिख दिया कि वो अपने देश की एकता एवं संस्कृति की रक्षा करने में कभी भी कोई युद्ध लड़ सकते थे, ठीक है ना। अब कैसे लिखेंगे देखिए, आगे हम और इसको बना बना करके लिखेंगे। देखिए अपने राज्य के साथ साथ वो देश की सेवा भी करते थे। तो चलिए लिखते हैं। तो देखिए दोस्तों मैंने लिख दिया कि वो अपने राज्य के साथ साथ अपने देश की सेवा भी करते थे। तो ध्यान से देखिए दोस्तों मैंने एक पेज लिख डाला और बना बना करके, देख सकते हो पूरा मैं आपको शुरू से अंत तक दिखा रहा हूं, देख लीजिए, ठीक है ना। अब आगे इसमें हम एक हेडिंग और डालेंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो दोस्तों हम आ चुके हैं नेक्स्ट पेज पर और यहाँ पर देखिए हम क्या उनके बारे में लिख सकते हैं कि भैया वो धर्म परायण थे, धर्म के पालक थे, धर्म परायण थे, धर्म का भी हमेशा ध्यान रखते थे। तो चलिए देखते हैं अगली हेडिंग हम डालते हैं यहाँ पर 5वीं हेडिंग। तो देखिए दोस्तों मैंने लिख दिया धर्मपरायण, ठीक है ना, मैंने लिख दिया धर्मपरायण। अब इसके बाद देख लिखेंगे कि हर्षवर्धन एक धर्मपरायण पुरुष थे। तो चलिए लिखते हैं। तो देखिए दोस्तों मैंने लिख दिया हर्षवर्धन एक धर्मपरायण पुरुष थे। अब और क्या क्या इसमें लिख सकते हैं देखिए। तो देखिए दोस्तों मैंने लिख दिया कि वो अपने राज्य में कोई भी कार्य धर्म के विरुद्ध नहीं करते थे, ठीक है ना। अब और क्या लिखेंगे, धर्म को अपना जन्मजात बंधन मानते थे, ठीक है ना। तो चलिए लिखते हैं। तो देखिए दोस्तों मैंने लिख दिया कि वो धर्म को अपना जन्मजात बंधन मानते थे। अब देखिए यहाँ पर और क्या लिखेंगे। अब जो इतना इस हेडिंग के अंतर्गत हमने इतना लिख दिया ना, अब लास्ट की जो 2-3 लाइनें हैं इस हेडिंग को बड़ा कैसे दिखाएंगे। यहाँ पर हम लिख देंगे कि निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है, सभी चरित्र चित्रण लिखते समय आपको ऐसा ही करना है। अतः निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि, चलिए मैं लिखता हूँ। तो देखिए दोस्तों मैंने लिख दिया कि अतः निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि, अब देखिए बारी बारी से जितनी भी हेडिंग्स हमने लिखी है ना सबको लिख देंगे। जैसे कहा जा सकता है कि हर्षवर्धन एक श्रेष्ठ शासक, जो पहली हेडिंग हमने लिखा, हर्षवर्धन एक श्रेष्ठ शासक, धर्मपरायण, पराक्रमी योद्धा, ठीक है ना, कई चीजें लिखेंगे। तो चलिए लिखते हैं दोस्तों।
तो देखिए दोस्तों, मैंने लिख दिया। अतः निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि हर्षवर्धन एक श्रेष्ठ शासक, पराक्रमी योद्धा, धर्मपरायण एवं अपने माता पिता के परम भक्त थे। कहने का मतलब कि सभी हेडिंग्स को कामा लगा लगा करके बारी बारी से लिख देंगे। तो इस तरीके से आज पूरा हमने चरित्र चित्रण लिखा। इसका आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर लर्न विथ आरपी सर्च कीजिए, एक चैनल आएगा, उसको ज्वाइन करो, वहां पर पीडीएफ आपको मिल जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तभी लाइक कीजिएगा। मिलेंगे आपके साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।